हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के आधार पर जो है कक्षा 9 के पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एनसीईआरटी के नोट्स के माध्यम से, एनसीईआरटी आधारित नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे नोट किया गया है पीडीएफ के फॉर्म में। इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे और सभी छात्र इस पीडीएफ के द्वारा बताई गई समस्त जानकारी, वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी को जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे कि जो है उन्हें याद करने में आसानी हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा पा रहे हैं कि पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 के लिए जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो है प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। हम जो है पदार्थ की एक नई परिभाषा जो कि आसान शब्दों में है बता देते हैं कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिसमें कुछ न कुछ भार निहित होता है या आयतन जिसका कुछ न कुछ होता है या कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो कैसे ये भी कह सकते हैं कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान या भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु जो है आसपास जो भी दिखाई पड़ती हैं, ये सब की सब वस्तुएं जो हैं पदार्थ हैं। वह वस्तुएं जिनका अगला पॉइंट है, वह वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती हैं उस पदार्थ कहलाता है। वही परिभाषा को यहाँ पे फिर से बताया गया है। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया है और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ये तो सामान्य सी बात है, सभी को पता है कि जो पदार्थ होते हैं वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये जो आध्यात्मिक तथ्य के माध्यम से समझाया गया है। या पूर्ण रूप से पदार्थ को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि जो वायु होती है वो पदार्थ है, पृथ्वी जो है वो भी पदार्थ है, अग्नि है, जल है, आकाश है, ये सब क्या है जो है जिसमें अगर भार है, स्थान घेरता है, तो जो है वो उसमें वो पदार्थ कहलाएगा। लेकिन ये पूर्णतः डिफाइन करने वाली चीज़ नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ये बात सत्य है। हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक मिट्टी के टुकड़े को लेंगे तो क्या है, मिट्टी का टुकड़ा एक पदार्थ है। इस पदार्थ को अगर हम तोड़ेंगे तो इससे छोटे 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 क्या बनेंगे, कण बनेंगे। क्या बनेंगे, कण बनेंगे। और जो कण हैं, जब इसको किसी एक कण को लेकर के हम तोड़ेंगे तो उस कण से जो है दो छोटे छोटे अणु बनेंगे। क्या बनेंगे, अणु। टूट जाएगा अणु में, और जो टूटा हुआ अणु है, अणु को तोड़ेंगे तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बहुत छोटा, जिसे हम परमाणु कहते हैं, वो परमाणु बन जाएगा। अर्थात कि अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु बन जाएगा। अर्थात किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह परमाणु होती है। तो ये उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे। उसके बाद पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सबसे छोटा होता है, पर पदार्थ के कण सबसे सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ के कण होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम मिट्टी को या लोहे को ले लें तो वो जो है उसके बीच में कुछ खाली स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बीच का क्या है, ये रिक्त स्थान है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे वायु के कण हम ले लें, कोई भी कण ले लें, गतिशील तो सभी होते हैं, कुछ कंपन करते हैं अपने स्थान पर, कुछ जो है गतिशील ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। जैसे वायु को समझाने के लिए हम ले रहे हैं कि वायु को अगर किसी बर्तन में भर दी जाए तो वायु के कण क्या होते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। वैसे हवा चलती रहती है हमेशा, तो उसके कण गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सभी जो पदार्थ, किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षण बल
होता है उसमें, इसे हम अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इतना पॉइंट हो गया है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा, और तापमान बढ़ने से कण की गति तेज हो जाती है। अगर गतिज, जैसे हवा तेज चल जाए, मतलब चलने लगे, या उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा आ जाए, तो क्या होगा? उसमें कणों की गति भी बढ़ जाएगी। और अगर वातावरण में तापमान ज़्यादा हो जाए तब पर भी जो है बढ़ जाएगी उसकी गति। या किसी चीज़ को हम गर्म करते, जैसे पानी को उबालते हैं, तो क्या होता है? उसके अणु जो है तेज़ी से गति करते हैं। पदार्थ के कण अपने आसपास ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाता है। ऐसे कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। कोई भी चीज़, चीनी को अगर पानी में घोलेंगे तो पानी के अणुओं के बीच का जो खाली स्थान होता है उसी में चीनी के अणु जा करके क्या होते हैं? भर जाते हैं, और वो पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है। यही बात इस पॉइंट में बताई गई है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण एक पॉइंट आता है। विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है कि दो पदार्थ पास पास रखे गए हैं, इसमें एक पदार्थ इसमें से विशिष्ट होकर दूसरे में चला गया है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, हमने पहले बता दिया, इसी का नाम अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। एक कोई पदार्थ है, दो कण बीच आपस में एक दूसरे से को खींचते हैं कि कहीं वो अलग ना हो जाए, इसी बल को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस होता है। ठोस के कण आपस में बहुत अधिक प्रबल आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक अंतर बता सकते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं और एक दूसरे को तेज़ी से खींचते हैं, अर्थात कि उसमें एक दूसरे आकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता है। और द्रव में क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा अंतराणविक आकर्षण बल का मान कम होता है, और ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और इसके बीच अंतराणविक जो स्थान होता है वो भी ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो गैस होता है, गैस के अणु जो है आपस में बहुत कम अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को खींचते हैं, और इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, और इसके बीच का अंतराणविक जो स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, जैसे कि उसमें अंतराणविक आकर्षण बल, उसके बीच खाली स्थान, ये सब चीज़ों के आधार पर हम डिफाइन कर पाते हैं कि इनकी कितनी अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। आगे देखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, अर्थात कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ये भी याद करना जरूरी है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता, जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। हम जानते हैं कि पानी को या दूध को जिस बर्तन में भरेंगे उसी बर्तन में पूरा स्थान वो घेरे लेगा, अर्थात कि दूध का या पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में भरा जाता है उसी के आकार को ले लेता है। द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है, द्रव में चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी को द्रव में घोल सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में स्थान अधिक होता है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन पहले ही कर चुके हैं। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पे संपीड्यता का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को दबाना।
अगर हम ठोस को या मिट्टी के टुकड़े को या हम जो है लोहे के टुकड़ों को लेकर के हाथ में लेकर के दबाने का प्रयास करेंगे तो हमें अनुभव करेंगे कि ये काफ़ी ठोस है और दबेगा नहीं। और द्रव को थोड़ा सा दबा सकते हैं, लेकिन गैस जो होती है किसी सिलेंडर में जो है गैस को जितना मर्जी दबा करके उसमें 15 लीटर 20 लीटर भर देते हैं। अर्थात कि गैस को दबा करके जब दबा देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, अर्थात कि सबसे ज़्यादा संपीडितता गैस में होती है। आगे चलते हैं। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। अगर किसी चीज़ को दबा देंगे, जैसे हमने बताया गैस को दबाएंगे तो द्रव बदल जाएगा दाब के माध्यम से। और तापमान का मतलब होता है कि अगर हम पानी को उबालेंगे तो गैस बदल जाएगी, और ठोस को गर्म करेंगे तापमान बढ़ाएंगे तो वो भी द्रव में बदल जाएगा। अर्थात कि पदार्थ की अवस्थाएं को हम ताप और ताप के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना। वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, चाहे जितनी ऊष्मा दी जाए, जब तक पॉइंट पे पहुंचेगा नहीं तब तक वो गलेगा नहीं। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो पोस्ट की जा रही है उसको लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है। और आगे इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को छोटा करने के प्रयास में जो है यहाँ पे टॉपिक को ब्रेक किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।